सिंध असम्बली ने ज़रई आमदनी पर इनकम टैक्स और सुपर टैक्स के नफाज की मंजूरी दे दी। 6 लाख रुपए तक की सालाना ज़रई आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 15 करोड़ रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई सुपर टैक्स नहीं लगेगा। ज़रई आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स 10% होगा, जो कि 56 लाख सालाना ज़रई आमदन वाले ज़मींदारों पर लगेगा। 15 से 20 करोड़ रुपए सालाना ज़रई आमदन वालों पर सिर्फ 1% सुपर टैक्स लगेगा। 20 से 25 करोड़ सालाना ज़रई आमदन पर 2%, 25 से 30 करोड़ रुपए ज़रई आमदन पर 4% सुपर टैक्स, 30 से 35 करोड़ रुपए सालाना ज़रई आमदन पर 5% सुपर टैक्स लगेगा। 35 से 40 करोड़ रुपए ज़रई आमदन पर 6% सुपर टैक्स, 40 से 50 करोड़ रुपए की ज़रई आमदन पर 8% सुपर टैक्स आयद करने की मंजूरी। 50 करोड़ रुपए और ज़ायद ज़रई आमदन पर 10% सुपर टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी गई। बलूचिस्तान असम्बली ने भी ज़रई आमदनी पर टैक्स का बिल मंजूर कर लिया। 6 लाख सालाना ज़रई आमदन पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। बिल के मुताबिक 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर 15%, 12 से 16 लाख सालाना आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स नाफिज होगा। 16 से 32 लाख आमदन पर 1,70,000 फिक्स टैक्स और 32 से 56 लाख रुपए सालाना आमदन पर 6.5 लाख रुपए टैक्स नाफिज होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का 4 सूबाई असम्बली से ज़रई आमदनी पर टैक्स का बिल मंजूर होने का खैर मकदम। कहा, अब हम IMF के शशमाही जायजे में अच्छी पोजीशन में होंगे। टैक्सेस का बोझ सिर्फ तनख्वाहदारों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स तक महदूद नहीं रख सकते। पॉलिसी शब्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे सामने कुछ वजूहात है। ये वजूहात मैं बयान करना चाहता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी रीजंस है इस पे आप नज़रसानी करें और इनको ख़त्म करें। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत, पाक फौज से यकजहती का इजहार। फौज के सरबराह से पॉलिसियां बदलने और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। वकील फैसल चौधरी ने खत की तफसीलात बताते हुए कहा, बानी PTI ने खत में इलेक्शन फ्रॉड और PTI के खिलाफ मुकदमात का मामला उठाया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI ने खत बतौर साबिक वजीर आज़म लिखा और सिपह सलार से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, PTI इंतशार नहीं चाहती, फौज हमारी है। फैसल चौधरी के मुताबिक खत में 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया के मुतासिर होने की बात की गई है। इंटेलिजेंस एजेंसियों और रुपए की कदर रोक कर मईशत को नुकसान पहुंचाने का भी जिक्र है। पैका कानून पर बानी PTI ने लिखा कि इसके जरिए तनकीद का गला घोंटा जा रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, आर्मी चीफ को खत इसलिए लिखा गया कि असल ताकत उन्हीं के पास है, हुकूमत महज शोपीस है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना का कहना है कि बानी PTI के आर्मी चीफ के नाम खत का मकसद है कि फौज और अवाम के दरमियान फ़र्क डाला जाए या फौज और उसकी कमांड के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जाएं। क्या ये खत जेल से लिखे जा रहे हैं? ये कहाँ से आते हैं? बानी PTI को सियासी जदोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सवाल उठाया, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस का तबादला करके हमने आइन से मावरा कोई कदम उठाया है? क्या आर्टिकल 226वीं तरमीम के जरिए आइन में डाला गया है या उसमें कोई तरमीम लाई गई है? अगर सवाल उठाने पर आए तो जजिस के खत पर भी सवालात उठते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक जहांगीरी की तैनाती रुकवाने के लिए PTI की हुकूमत सर के बल खड़ी हो गई थी। क्या मुताल्लिका चीफ जस्टिस और जज गलत हैं और जिन्होंने खत लिखा वो ठीक हैं? ये सियासत का वक्त नहीं है। हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है उसको हम सब इत्तेफाक के साथ उसका मुकाबला कर लें, मुल्क में अमन कायम कर लें, तो फिर सियासत भी होगी और फिर इंशाअल्लाह सियासी मैदान सजेंगे। इस वक्त पूरी तवानाई के साथ और खलूस के साथ हमें अपनी तमाम तवानाइयाँ
मुजतमा करके इन दहशत गर्दों का मुकाबला करना है। बदकिस्मती ये है कि माजी की फाश बाज गलतियों की बना पर आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा आमद, क़लात में ज़ख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की अयादत, अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में शिरकत। कहा, हमारे सपूत माजी की गलतियों का खून का नजराना पेश करके अजाला कर रहे हैं। ये सियासत का नहीं, कौम को दरपेश दहशत गर्दी के चैलेंज का मुकाबला करने का वक्त है। हम अपनी तमाम तवानाइयाँ जमा करके दहशत गर्दों का मुकाबला करना है। CMH में ज़ख्मी अहलकारों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, बलूचिस्तान में दहशत और शर की फ़ज़ा फैलाने वाले अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शर पसंद अनासिर के सद्देबाब के लिए मसरूफ़ अमल हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा है कि ट्रांसफ़र और सीनियरिटी के इशू को अलग अलग देखें। वो ट्रांसफ़र की तजवीज़ से मुत्तफ़िक़ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट सेक्शन 3 तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी मसावी होने का कहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान की यगानगत की जगह है। आइन का आर्टिकल 200 इसकी इजाज़त देता है और ये अच्छा इक़दाम है। 3 जजेस की इस्लामाबाद ट्रांसफ़र पर जजेस की हौसला अफजाई की जाए। सीनियरिटी का मामला हमारे पास ही आएगा तो जवाब मिल जाएगा। अभी इस बारे में कोई तासुर कायम ना करें। प्रेस एसोसिएशन की हल्फबरदारी तकरीब में गुफ्तगू में कहा, चीफ जस्टिस को आइन ने जो इख्तियार दिया है उस पर उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की अदालत में सिर्फ लॉ अफसरान पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 मुकदमात की समाअत की। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने खुशामदीद कहा। सूबों से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील पर वकला की जुज़वी हड़ताल। बेशतर केसेस में वकला पेश नहीं हुए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने कहा है कि हुकूमत अदलिया पर हमलावर हो रही है, जिससे अदलिया की आज़ादी ख़त्म होती नजर आ रही है। आज़ाद जज पीछे हटते जा रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज जज ऊपर आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जज लगाकर वहां के जजेस को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि मर्जी के जज से मर्जी के फैसले लिए जाएं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान ने कहा, वकला की अक्सरियत 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ है और उसकी हिमायत बहुत कम है। जो वकला कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या हुकूमत के साथ चल रहे हैं वही 26वीं आइनी तरमीम के हक में हैं। उन्हें नवाजा भी जा रहा है मगर ये ज़्यादा अरसा चल नहीं सकता। इस हवाले से वकला तहरीक भी चल रही है, इसमें वक्त के साथ मज़ीद तेज़ी भी आएगी। लाहौर हाई कोर्ट बार ने जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। बार के अहदेदारों ने कहा, जज साहिबान ने इस मसले पर स्टैंड ना लिया तो उनकी वक़्त ख़त्म हो जाएगी। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल इरफान तारड़ और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी फारूक डोगर ने तबादले की तारीफ की। कहा, दूसरे सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला वफाकी किरदार की बहाली की जानिब अहम कदम है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद ने भी जजेस के तबादले के इक़दाम को आइनी करार देते हुए सराहा। कराची बार एसोसिएशन ने कहा, जजेस ट्रांसफ़र का इक़दाम कबूल नहीं किया जाएगा। अदलिया की आज़ादी पर शब खून मारा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन मुकर्रर। सीनियर तरीन जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो इंतजामी कमेटी के रुकन होंगे। नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद जस्टिस सरफराज डोगर दूसरे सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तीसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चौथे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार का सीनियरिटी लिस्ट में 6ठा और जस्टिस सरदार इसाक खान का 7वां नंबर। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली से बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा, नून लीग के अरकान उनकी ताकत और इज्जत हैं। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। उनकी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। वज़ीर आला पंजाब की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली के घर आमद की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। मुलाकात में पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान तलखियां कम करने पर गुफ्तगू। शाजिया मरी ने नहरों का मामला उठाया। खुर्शीद शाह और एजाज जखरानी ने पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना हमारी तरजीहात में शामिल है। छोटे छोटे सियासी मामलात हल कर लेंगे। पीपल्स पार्टी वफ्द से शहबाज शरीफ ने कहा, अगर मसाइल हल ना हुए तो अयाज सादिक हमसे ज्यादा आपके दोस्त हैं, ये हल करवा देंगे। पाकिस्तान और सऊदी डेवलपमेंट फंड के दरमियान 1.6 अरब डॉलर के मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। समझौते के मुताबिक सऊदी डेवलपमेंट फंड तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सऊदी सफ़ीर भी मौजूद थे। मुल्क भर में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे लूट सेल मच गई हो। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह क्रिकेट के दीवानों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। शायकीन के दरमियान टिकट हासिल करने का मुकाबला। जिसको टिकट मिला वो खुश, जो नाकाम रहा मायूस हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। इस असलहे की वजह से हमलों में शिद्दत, जानी नुकसान ज्यादा हो रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशतगर्दी के पीछे भारत का खुला हाथ है। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कौंसल खानों के बारे में सबूत उन्होंने खुद अफगान तालिबान के हवाले किए हैं। भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अमरीका और कनाडा में भी दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। वज़ीर दिफा ने कहा, ट्रंप हुकूमत से पाकिस्तानी हुकूमत के राबते ठीक हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात एक शख्स या पार्टी तक महदूद नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अफगानिस्तान की वजह से खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हो रहा है। वफाकी हुकूमत को एतमाद में लेकर अफगानिस्तान जाएंगे। वफाकी हुकूमत की मुशावरत से ही तमाम अमल सरअंजाम दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत मैंडेट चोरी करके बैठी हुई है। मजबूरन सरकारी मामलात में उनसे रुजू करना पड़ता है। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सूबे में अपनी ट्रांसमिशन लाइन शुरू कर दी है। 600 मेगावाट बिजली देंगे। ये भी कहा कि बानी PTI का उन पर एतमाद है, तो बतौर वज़ीर आला वो बैठे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, ज़रे इनकम टैक्स कानून पास करने के लिए IMF का दबाव था। अगर ज़रे टैक्स ना लगाते तो IMF की टीम ना आती और पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाता। वफाक ने हमें बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आपको लगता है इसमें उजलत हुई है तो तरमीम ले आएंगे। MQM के अली खुर्शीदी ने कहा, MQM इस कानून में तरमीम लाएगी। हमारा मौक़िफ़ है कि आमदनी टैक्स नेट में होनी चाहिए। अपोजिशन की तजावीज़ शामिल की जाती तो बिल और अच्छा हो जाता। पंजाब और सिंध में कारकर्दगी का मुकाबला। इलेक्ट्रिक बसेस के बाद ऑटिज़म सेंटर्स पर भी सिंध हुकूमत ने पंजाब का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत और सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, लाहौर का ऑटिज़म सेंटर मुल्क का पहला सरकारी ऑटिज़म सेंटर नहीं, पहला सरकारी ऑटिज़म सेंटर सिंध में 2018 में कायम हुआ था। पंजाब हुकूमत अपने कामों की तशहीर करे लेकिन हक़ाइक़ दुरुस्त पेश करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसवा बुखारी ने कहा, बाकी हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ पंजाब के मंसूबों में बेतुके कीड़े निकालना रह गया है। कुछ दिनों पहले शर्जील मेमन ने मुल्क में पहली इलेक्ट्रिक बसें लाने के मरियम नवाज के बयान को रद्द करके कहा था कि सिंध में इलेक्ट्रिक बसें 2023 से चल रही हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पैका एक्ट पर मुशावरत की तजवीज़। साथ ये भी कहा कि अगर सहाफ़ी समझते हैं कि उनकी हक़ तलफ़ी हो रही है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर ने सवाल उठाया, पैका कानून में क्या फेक न्यूज़ रोकने पर एतराज़ है? डिजिटल मीडिया पर जिसका दिल चाहता है कत्ल का फतवा जारी कर देता है, कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं। डिजिटल मीडिया पर चलने वाली लाकानूनियत को कोई रोकने वाला तो होना चाहिए। पैका एक्ट समझने की ज़रूरत है। सहाफ़ी बरादरी का इस्तेहसाल नहीं होगा, आप तजावीज़ दें। पैका एक्ट में बेहतरी लाई जा सकती है।
کرم میں قیام امن کے لیے پشاور میں جرگہ، فریقین کا سڑکیں کھولنے اور جرگے کی مزید نشستیں کرنے پر اتفاق، ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ جرگہ اراکین نے میڈیا کو بتایا سڑکیں کھولنے کا معاملہ انتہائی اہم ہے، اسلحہ اور بنکرز کی مسماری سے متعلق بھی بات چیت ہوئی۔ امن معاہدے کے تحت اب تک 26 بنکرز گرائے جا چکے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر سامان لے کر 130 گاڑیوں کا قافلہ کرم پہنچ گیا۔ ڈیرہ غازی خان کے علاقے کشوبہ میں 2 قبائل میں فائرنگ، 5 افراد جاں بحق۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ اسد خان کے مطابق ایک شخص کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا تھا، جس کے بعد دونوں قبائل میں تصادم کا آغاز ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میکسیکو کی درآمدات پر ٹیکس کا نفاذ 1 ماہ کے لیے روک دیا۔ میکسیکو کی صدر سے ٹیلی فون پر رابطے کے بعد کہا امریکہ اور میکسیکو حکام سے مشاورت کے بعد کسی معاہدے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا کینیڈا کے وزیر اعظم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، کہا جسٹن ٹروڈو سے ابھی بات کی ہے، کچھ دیر میں دوبارہ بات کریں گے۔ مزید کہا کینیڈا امریکی بینکس کو کھولنے یا کاروبار کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ میکسیکو اور کینیڈا کی سرحدوں سے آنے والی منشیات سے امریکہ میں لاکھوں لوگ مر چکے ہیں۔ امریکی صدر کینیڈا اور میکسیکو کی درآمدات پر 25% جبکہ چین کی درآمدات پر 10% ٹیکس لگانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ رد عمل میں کینیڈا نے امریکہ پر جوابی 25% ٹیرف لگانے اور چین نے WTO جانے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ کا بہت جلد یورپی یونین پر بھی ٹیرف لگانے کا اعلان۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سربراہ کا کہنا ہے اگر امریکہ اور یورپی یونین نے تجارتی جنگ شروع کی تو ہم پر ہنسنے والا ملک چین ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے چین، کینیڈا اور میکسیکو پر ٹیرف عائد کرنے پر ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی، ڈالر کی قدر میں اضافہ، چینی یوان، کینیڈین ڈالر کی قدر میں ریکارڈ کمی، یورو 2 سال سے زائد عرصے کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کی قیمت بھی 3 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے کینیڈا پر اضافی ٹیکس لگانے سے کینیڈین شہری ناخوش۔ اوٹاوا میں نیشنل ہاکی لیگ کے میچ میں امریکی قومی ترانے کے دوران شائقین نے شور و غل مچا کر ناراضی کا اظہار کیا۔ کراچی کی بندرگاہوں کی اربوں روپے کی زمینوں پر قبضے، KPT کی 1448 اور پورٹ قاسم کے 30 ایکڑ پر تجاوزات ہیں۔ دا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق غیر قانونی قبضہ شدہ زمین پر حکمراں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے بعض سیاستدانوں کی مبینہ آشرواد سے تجاوزات قائم ہیں، جبکہ وفاق کی تقریباً 350 ایکڑ اراضی پر سندھ حکومت قابض ہے۔ وزارت دفاع کے ذرائع نے وزیر اعظم کو تفصیلات سے آگاہ بھی کر دیا۔ وزیر اعظم کی منظور شدہ اثر نو بحالی پلان میں سندھ رینجرز اور بعض دیگر حکام کو زمین واگزار کرانے کا کام سونپ دیا گیا ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے بندرگاہوں کی زمین پر قبضے کی وزارت پورٹ اینڈ شپنگ کی رپورٹ کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا جن آبادیوں کا تذکرہ ہے وہ دہائیوں پرانی ہیں، وہاں لاکھوں لوگ آباد ہیں۔ سپریم کورٹ میں کراچی کی زمینوں پر قبضے سے متعلق کیسز کے دوران کراچی پورٹ ٹرسٹ کہاں تھا؟ کراچی بندرگاہ سے متصل علاقوں سے منتخب رکن قومی اسمبلی اور قائمہ کمیٹی برائے پورٹس اینڈ شپنگ عبدالقادر پٹیل نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا حکومت سندھ نے آبادیوں کو قانون کے مطابق لیز دی ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ بتائے کہ اس کے پاس ان کی زمینوں کی سرکاری الاٹمنٹ یا نقشہ ہے۔ ضلع خیبر میں نامعلوم ملزمان کی پولیو ٹیم پر فائرنگ، پولیس اہلکار شہید، پولیو ٹیم محفوظ رہی۔ CCPO کے مطابق شہید پولیس اہلکار پولیو ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا، تفتیش جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے اور آواز بھی دبائی جا رہی ہے۔ قومی کشمیر کانفرنس سے خطاب میں کہا کشمیریوں کی اخلاقی اور سیاسی حمایت کا کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ اسرائیلی فوج کی 15 ماہ سے زائد کی بمباری سے غزہ میں 61,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ حکام کی رپورٹ، جنگ بندی کے بعد عمارتوں کے ملبے سے ہزاروں شہداء کی لاشیں برآمد، مزید 14,000 سے زائد لاشیں اب بھی ملبے تلے دبے ہونے کا امکان۔ اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے میں بھی وحشیانہ کارروائیاں، گزشتہ 1 ماہ میں 70 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دورہ امریکہ، منگل کو صدر ٹرمپ سے ملاقات میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر تبادلہ خیال ہوگا۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کے دورہ امریکہ کے دوران وائٹ ہاؤس کے سامنے امریکی یہودی ربیوں کا احتجاجی مظاہرہ، قاتل نیتن کے نعرے لگائے۔ نیتن کی صدر ٹرمپ سے کل وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی کی بہاولپور کے اسٹیڈیم میں نمائش، شائقین کرکٹ نے ٹرافی کے ساتھ سیلفیاں اور گروپ فوٹو بھی بنوانے۔ تاریخ میں پہلی بار ہوا بہاولپور میں آئی سی سی ٹرافی کی نمائش پر شہریوں کا خوشی کا اظہار، نوجوانوں کا ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 19 فروری سے ہوگا۔ پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ لاہور ڈویژن نے کھیلتا پنجاب گیمز جیت لیے، فاتح دستے نے مختلف کھیلوں میں 16 گولڈ میڈلز اپنے نام کیے۔ فیصل آباد 12 گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسرے اور گوجرانوالا سونے کے 11 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ اور ایبٹ آباد کے ریحان اور آذربائیجان کی یاسمین کی جوڑی کا دل کا رشتہ ایپ پر خوبصورت اضافہ۔ باکو کی خوبصورتی سے متاثر ریحان نے ایپ پر آذربائیجان کے رشتے کی تلاش کی تو یاسمین کی صورت میں ان کی خواہش پوری ہو گئی۔ دونوں خاندانوں نے باہمی رضامندی سے شادی طے کی۔